नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन टिश्यू पर 10वां सेशन होगा और आज के सेशन पर हम हड्डियों की बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का इसके पहले वाले सेशन में कार्टिलेज की बात हुई थी और आज के सेशन में हम बोन की बात करेंगे। बोन और बोन के प्रकार इस पर बात होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो नीट का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे पीएनएसटी का हो, टिश्यू से बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनकी बेसिक थ्योरी को समझना बहुत ही आवश्यक है। कुछ दिनों पहले नीट के सिलेबस में कुछ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परिवर्तन किए हैं। कुछ बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं क्या कुछ सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए सभी चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मान लें यदि आपकी सेल से सवाल नहीं होगा, टिश्यू से सवाल नहीं होगा, तो भरोसा एनटीए का कम करिएगा। सवाल कहीं से भी होगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए। खासकर नीट वाले बच्चों के लिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी उसी तरह से याद करनी होगी आपको जैसे अभी तक आप करते आए, बल्कि उसके साथ कुछ जैसे बॉटनी वाले हिस्से में फैमिली को जोड़ दिया है तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। टिश्यू को तो खैर हटाया ही नहीं है, इसलिए टिश्यू को बहुत ही गंभीरता से एक एक करके पढ़िएगा जरूर। बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके सिलेबस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। उसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसी तरह के सवाल आपको आते रहेंगे। तो बच्चों आज ऊतक का ये 10वां चरण कनेक्टिव टिश्यू का ये बोन वाला चैप्टर आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलते हैं सेशन की ओर। कल का सेशन याद करिएगा। कल के सेशन में हमने टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राफ आपको दिया था फिर से याद दिला दें। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिव था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, जिसमें फ्लूइड पहले पढ़ाया हमने। फिर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू पर आए और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में हमने पहले कार्टिलेज आपको पढ़ाया है। कार्टिलेज में हाइलाइन पढ़ा दिया, फाइब्रो पढ़ा दिया, इलास्टिक पढ़ा दिया और आज के सेशन में आपको बोन पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा पूरे सेशन में और उन दोनों पार्ट को हम पढ़ाएंगे जिसमें हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं। आज पूरा का पूरा कंकाल, पूरा का पूरा स्केलेटन आपको समझा देंगे पूरे सेशन के दौरान। सेशन हमारा छोटा होगा, 30 से 35 मिनट का सेशन होगा, इसलिए जब आप सेशन पर आ जाएं तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि थ्योरी के बाद जैसे ही हमारा ये ऊतकों का सेशन समाप्त होगा इस पर हम फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, तो दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े इसलिए कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेशन के साथ हमारे साथ लाइव जरूर रहिए। तो आज बारी है बोन की। आइए पहले पन्ने पर हमने लिखा, आज का भी पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए कि हमें समझ नहीं आएगा या अंग्रेजी वाले बच्चे
कहें कि हमको अंग्रेजी नहीं मिली या हिंदी वाले बच्चे कहें कि हमको हिंदी नहीं मिली, दोनों तरह के पीडीएफ और दोनों तरह की समझाने की व्यवस्था हमारे इस लाइव सेशन में है। कंकाल यानी स्केलेटन, term applied to all the rigid or semi-rigid structure supporting the soft tissue of an animal's body and providing leverage for muscular action. एक ऐसा तंत्र, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, एक ऐसा तंत्र जो हमारे कोमल अंगों की रक्षा सुरक्षा तथा हमें गति देने के लिए, हमारी मांसपेशियों को गति देने के लिए आवश्यक होता है, वही कंकाल कहलाता है। यही बात हमने अंग्रेजी में लिखी कि स्केलेटन टर्म अप्लाई टू ऑल द रिजिड एंड सेमी रिजिड, या तो कठोर होगा या कम कठोर होगा, अर्ध कठोर होगा, जो हमें गति देता है, हमारे कोमल ऊतकों की रक्षा करता है। इनवर्टिब्रेट, कंकाल इन वर्टिब्रेट माने कशेरुकी में। द स्केलेटन इज नोन एज एंडोस्केलेटन। आपने पढ़ा होगा कंकाल में कि कंकाल दो तरह का होता है, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। तो हमारा जो ये बोन वाला चैप्टर है वो अंतः कंकाल का हिस्सा होता है। वही चीज हमने लिखी कि द स्केलेटन इज नोन एज, क्योंकि हड्डियों वाला मामला है, कंकाल उसी को कहेंगे, तो इसीलिए स्केलेटन को अंतः कंकाल कहा जाता है और इज इट एंड इज फॉर्म्ड विद इन द बॉडी, और इसका निर्माण शरीर के अंदर ही होता है। सम इनवर्टिब्रेट एनिमल, कुछ अकशेरुकी जीवों में भी, जैसे इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस have skeleton known as in exoskeleton on the outside of the body. कुछ इंसेक्ट, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ क्रस्टेशियंस जैसे पाइला, घोंघा, इनमें कंकाल पाया जाता है। घोंघा देखे होंगे, घोंघा, घोंघा जो शंख जैसा होता है, उसके बाहर एक कठोर रचना होती है। वो जो बाहर रचना कठोर होती है उसको बाह्य कंकाल कहा। समझ गए होंगे, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल में अंतर भी हमने आपको यहां पर समझा दिया। दूसरा एक चित्र लगाया, एक नया बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एक नए बच्चे में, जन्म लिए बच्चे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कई बच्चे हमसे भी सवाल पूछते हैं, इसीलिए हमने पहली लाइन में ही लिख दिया है, उसको हाइलाइटर से घेर भी दिया है कि जो नया बच्चा जन्म लेता है उसमें हड्डियों की कुल संख्या 270 से लेकर के 300 तक होती है। बच्चों ध्यान से सुन लेना, 270 से 300 के बीच होती है। यदि ये ऑप्शन रहता है 270 से 300 तो इसी को टिक करना। यदि अकेला ऑप्शन 300 है और ऑप्शन 270 से 300 के बीच है तो ये ऑप्शन सही होगा। मतलब 270 से 300 करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन 300 और ये वाला लिखा है, और यदि सिर्फ 300 लिखा है तो फिर 300 सही होगा। यदि सिर्फ ऑप्शन 270 लिखा है तो सिर्फ 270 सही होगा। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। हड्डियों की इस कुल संख्या न्यू बॉर्न बच्चे में 270 से 300 के बीच होती है। खोपड़ी जो नए बच्चे की होती है, वो खोपड़ी एक तरह से पूरी तरह से जुड़ी हुई, उसमें कहीं भी हड्डियों को अलग अलग पहचानना ये थोड़ा मुश्किल होता है। 1-2 साल तक अपन पहचान नहीं पाते हैं। उसमें कार्टिलेज इन जॉइंट्स एंड अदर बोनी स्ट्रक्चर्स अलाउ टू बोन डेवलप एंड ग्रो एज ए चाइल्ड ग्रो।
चूंकि इसमें जोड़ परमानेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि बच्चे की उस समय वृद्धि होती रहती है, और यदि जोड़ परमानेंट लग गया तो वृद्धि जो है बच्चे की रुक जाएगी। इसलिए सारे जो जो जोड़ होते हैं वो बिल्कुल लूज होते हैं। चिल्ड्रन हैव ग्रोथ प्लेट्स इन लॉन्ग। जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसमें प्लेट पाई जाती है, प्लेट। वो प्लेट हड्डियों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये हम सारी चीजें आपको कंकाल तंत्र में, जब उसका कंकाल तंत्र को पढ़ाएंगे तो वो चीज बताएंगे। और आपने सुना होगा कि 14-15 साल तक वृद्धि होती है, फिर इसके बाद फिक्स हो जाती है वृद्धि, फिर उसके बाद नहीं, क्योंकि ये प्लेट का विकास जो है 14-15 साल तक होता है और बच्चे की लंबाई बढ़ती है। किसी की लंबाई है 15 साल तक नहीं बढ़ी तो समझ लो अब फिक्स हो गई, अब इसके बाद लंबाई बढ़ने वाली नहीं। ये महत्वपूर्ण चीजें इस चित्र में लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी भी कर दिया कि मानव कंकाल शरीर की आंतरिक रचना होती है, टू द पॉइंट लिखा है। और ऐसे ही जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन में पढ़े होंगे, तो जब हम उनके लेक्चर लेते हैं तो टू द पॉइंट लिखाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे ऐसे ही टू द पॉइंट ये लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हमने, मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। सही। यह जन्म के समय नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से 280 हो जाती है, और किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियों के संगलित होने यानी अस्थिकरण हो जाने या एकाग्र हो जाने के कारण अंतिम अवस्था 206 चली जाती है। हड्डियों का अध्ययन, तीसरा पॉइंट लिखा, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका में हड्डियों का द्रव्यमान, ध्यान से सुनिएगा, तंत्रिका में हड्डियों का द्रव्यमान माने, द्रव्यमान तो जानते होंगे, मास जिसको कहते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। 30 वर्ष की आयु में हड्डियों का मास सबसे ज्यादा होता है। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा। मानव कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सेंट्रल कंकाल और एक होता है पेरीफेरल कंकाल, जिसको हिंदी में अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। अक्षीय कंकाल में ये खोपड़ी आएगी, ये पीछे वाला डंडा आएगा, और ये जो रेब्स लगी हुई है, अस्थिपिंजर या जो स्टर्नम वाला हिस्सा होगा, ये आएगा। लिखा हुआ है अक्षीय कंकाल में मेरुदंड, पसली, पिंजर और खोपड़ी से मिलकर के बनता है। आगे हमने इसलिए नहीं लिखा कि जो बच्चा वो उपांगी कंकाल या एपेंडिकुलर में होगा, देख लो ये एपेंडिकुलर वाला हिस्सा, हाथ, पैर, ये सब एपेंडिकुलर। एक आंसर राइटिंग में सवाल आया पीएससी में कि मानव कंकाल के कार्य लिखिए। ध्यान से सुनना हमारे सवाल को, मानव कंकाल के कार्य लिखिए, ये सवाल आया। इसमें आया पीएससी में, आंसर राइटिंग में आया। जो 11th और 12th वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, उनमें अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है। जो नोट्स बना रहे होंगे वो बनाए। हमने उनको समझाने के लिए और नीट वाले बच्चों को समझाने के लिए ये चित्र बनाया और ये काम लिख दिया है। ध्यान से देखो इधर, ये काम लिखा। सभी बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो रहे हैं या जो 11th 12th की परीक्षा दे रहे हैं या जो पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए एक पन्ना ये तैयार किया। हमने लिखा कि मानव कंकाल 6 कार्य करता है, 1 2 3 4 5 6। अब कौन कौन सा कार्य करता है। पहला कार्य, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, ये पहला काम। स्टोर्स एंड रिलीज फैट, वसा को इकट्ठा भी करता है, और इकट्ठा करके यदि शरीर के अंदर जरूरत पड़ जाए तो दान भी दे देता है। ध्यान से सुन लेना,
हड्डी या कंकाल फैटी टिश्यू को कलेक्ट भी कर लेती है, मोटापा को रख भी लेती है और यह शरीर को जरूरत पड़ जाए तो देती भी है। जानते थे क्या इस काम को? तीसरा लिखा, आरबीसी बनाती है कि नहीं? अस्थि मज्जा से कई बार आपने पढ़ा होगा, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो से, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। हड्डी का काम है कि जितने भी हमारे शरीर में मिनरल्स होते हैं उनका उत्पादन भी करे और उत्पादन करने के साथ साथ अपने हड्डी में वो स्टोर भी करे, स्टोर एंड रिलीज मिनरल। पांचवा काम हमने समझाया कि हड्डी का काम होता है, ये मिनरल्स याद कर लेना, कितने मिनरल होते हैं हड्डियों पर, ये मिनरल याद करना। एक काम लिखा पांचवा कि यदि ये हड्डी न होती तो हम गति नहीं कर सकते थे। हमने लिखा फैसिलिटेज, हमें गति में सहायता प्रदान करता है। और यदि ये हड्डी न होती या कंकाल न होता तो हमें शरीर में सपोर्ट न मिलता, ताकत न मिलती, हम खड़े न हो पाते, अमीबा की तरह जमीन में घिसटते। मान लीजिए पीएससी में, यूपीएससी में आंसर राइटिंग में आता है तो इन्हीं 6 कामों को लिखिएगा, शब्दों की सीमा देखिएगा, शब्दों की सीमा देख करके ये उत्तर बनाइएगा। इधर हिंदी में लिखा 6 काम करता है, उपजीवन बनाता है मतलब सपोर्ट करता है, गति करता है, रक्षण करता है, रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, आयनों का भंडारण करता है और अंतःस्रावी रेगुलेशन भी इसी के द्वारा। हिंदी में से बेहतर आपको अंग्रेजी में पड़ेगा, इसको जितना इधर समझाया है उसको समझ लेना और 6 काम को फिर से एक बार पढ़ना कि प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, स्टोर्स एंड रिलीज फैट, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स, फैसिलिटेट मूवमेंट, सपोर्ट द बॉडी। अब यहां पर जैसे हमने लिखा अंतःस्रावी विनिमय, तो अंतःस्रावी विनिमय का काम है स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल्स। ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल करते हैं। अब ये विस्तार से अलग से टॉपिक हम जब आपको पढ़ाएंगे, जब समझाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला, तब ये आपको समझ। उसी बात को चित्र के माध्यम से कैसे हम आपको याद करवाना चाहते हैं ये देखिए। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन में पहला काम दे दिया प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन करता है ये आपको कैसे याद रहे ये देखिए। द क्रेनियम प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ब्रेन, करता है कि नहीं? ये जो खोपड़ी दिख रही है ये खोपड़ी दिमाग नहीं है। यदि आपने कभी खोपड़ी का अध्ययन किया होगा, खोपड़ी पड़ी होगी, तो दिमाग इसके अंदर है, बक्सा के अंदर दिमाग होता है। उस दिमाग की रक्षा के लिए बाहर ये खोपड़ा लगा हुआ है। तो वो जो सॉफ्ट दिमाग है आपका, उसकी रक्षा क्रेनियम के द्वारा होती है। तो यही लिखा, द क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ब्रेन। के कोमल ऊतकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंकाल। सेप, यदि कंकाल न होता, ये देखो हाथ हमारा, ये हाथ सीधा इस शेप का इसलिए दिख रहा है कि इसके अंदर जो है हड्डी लगी हुई। मान लो हड्डी न लगी हो तो हाथ लोंच होता कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा होता, जैसे अमीबा वाली घटना बताए तो अमीबा की घटना में ये दिखता। तो शेप जो हमें देता है ये कौन देता है? यदि हड्डी न होती तो क्या हम सीधे बैठे होते? बिल्कुल नहीं बैठे होते। शेप देने का काम। ब्लड प्रोडक्शन, भाषा को सिर्फ परिवर्तित किया है, सिर्फ भाषा का परिवर्तन किया है, बात वही कही है। ब्लड का उत्पादन कैसे करेगा? क्योंकि बोन मैरो से आरबीसी का उत्पादन हो जाएगा, होगा कि नहीं? रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन रिब्स एंड लिम्ब बोन। याद रखना, नीट ने सवाल पूछा था कि ये आरबीसी का निर्माण हड्डी के किस किस वाली हड्डी से होता है? याद कर लो, रिब्स से होता है, पसलियों से होता है और ये
टांग वाली जितनी हड्डी होती है वहां से। आरबीसी का निर्माण कहां से होगा? रिब्स से, पसलियों से, ये वाली पसली, और टांगों वाली हड्डियों से। ये हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। खून कहां से बनता है? आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? पसली से। और कहां से होता है? हाथ और पैर की हड्डी। ये तो आप जानते हो, ये तो सामान्य आदमी जानता है। हड्डी का निर्माण ही कैल्शियम से। आपको याद होगा घोंघा जो होता है, घोंघा के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, सेल होता है, SHELL, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो कैल्शियम तो है ही, हड्डी है तो कैल्शियम है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम घट जाए, तो अब कैल्शियम की जरूरत पड़े, तो हमारा शरीर कैल्शियम कहां से लेगा? वो हड्डियों से निकाल लेगा। तो कैल्शियम स्टोरेज का हमारा स्टोर सेंटर हुआ हड्डी। बोन इज द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ कैल्शियम। हमारे शरीर में कैल्शियम की लार्जेस्ट सप्लाई। पचमे में वही लिखा, यदि हड्डी ना होती तो सपोर्ट ना होता, ताकत न लगाते। प्रोटेक्शन रिब केज प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट हार्ट। सोचो, हमारा हार्ट इतना कोमल है, दिल है इतना धड़क रहा है अंदर, इतना कोमल है। कभी हार्ट के चित्र को देखना, और उसमें जरा सा धक्का लग जाए तो उसका कनेक्शन फेल हो सकता है। उसकी रक्षा के लिए क्या बना हुआ है? रिब केज। रिब केज फेफड़े को और हार्ट को सुरक्षा देता है। और छठवें पॉइंट में मूवमेंट लिखा हुआ है, यानी दौड़ना हो, भागना हो, ये सारी जिम्मेदारी कंकाल की। तो ये वाले चित्र के माध्यम से पीएससी वाले, यूपीएससी वाले जब लिखना शुरू करें, तो ये वाला भी और इसके पहले वाले दोनों काम में जो सबसे बेहतर लिख सकते हो, बेहतर लिखने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे इन सारे कामों को याद करें, और इन सारे कामों में महत्वपूर्ण काम कौन सा है ये देखें, और फिर अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कौन से सवाल बन सकते थे, उसके लिए हमने लिखा हड्डी विविध रचना से बनती है। सही है। इसमें लगभग लगभग 30% मैट्रिक्स होता है और 70% खनिज होता है। ये परसेंटेज याद। मैट्रिक्स माने तरल पदार्थ वाला हिस्सा कितना होगा? 30। 70% क्या होगा? मिनरल होगा। याद करना, 30 और 70 का रेशियो। ये अक्सर नीट में, पीएनएसटी में सवाल पूछता है कि इसका परसेंटेज हड्डी का, तरलता का और उसमें ठोस पाए जाने मिनरल्स का परसेंटेज कितना होता है? तो 30 और 70 का होता है। हड्डी का एक अनोखा संविधान या नियम है, इसके हल्का होने के साथ साथ मजबूत और कठोर होने की अनुमति। पता है, ये जो तरलता है और 70% का जो मिनरल है, तो ये जो मिनरल या जो ये संरचना बनती है, इस संरचना के कारण हड्डी लचीली भी है और हड्डी हल्की भी। आपने कल कार्टिलेज पढ़ा। कल के कार्टिलेज में, कार्टिलेज का निर्माण कोलेजन फाइबर से हुआ था। हमने आपको यह बताया था कि ये कोलेजन फाइबर वाला कार्टिलेज हड्डियों का बच्चा है। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के हड्डी में परिवर्तित। अब यदि मान लीजिए कोई कार्टिलेज हड्डी में परिवर्तित हो रही है, यानी कोलेजन फाइबर होगा उस हड्डी में। कोलेजन फाइबर जो होता है, ये उस हड्डी को लोच यानी तरलता देता है, घूम जाओ इधर से उधर, और प्रतिरोध भी देता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम फास्फेट भी होता है जो हड्डी की संरचना को सख्त बनाता है। ये सारे पॉइंट जितने टिकी है ना, सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा है। हड्डी को यह सख्त बनाए तो कौन सी रचना होगी? दैट इज कैल्शियम फास्फेट। याद कर लो, अंडरलाइन। कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डी को सख्त, हड्डी को एक संरचना देना हो। हम आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, यदि हड्डी को एक संरचना देना हो तो कौन सा रासायनिक पदार्थ जरूरी है? याद रखना, कैल्शियम फास्फेट। ठीक।
यदि हड्डी की रचना देखो, हड्डी को काट करके यदि उसकी रचना दिखाना हो, तो हड्डी में एक बाहरी परत होती है जिसको कार्टेक्स कहा जाता है। अभी चित्र दिखाते हैं। यह एक कठोर बाहरी भाग है जो हड्डियों को सफेद और चिकना रूप देता है। हड्डी देखे हो ना? मानव कंकाल के कुल द्रव्यमान का जितना उसका भार है ना मनुष्य का, मान लो कोई आदमी 100 किलो का है, तो 80 किलो जो वजन होगा वो उसकी हड्डी का। हड्डी की कार्टेक्स सतह बाहरी पेरियोस्टोम और अंदर एंडोस्टेम से ढकी होती है। अभी दिखा देंगे, सब चीजें समझ आ जाएंगी। हड्डी का आंतरिक भाग, बिल्कुल हड्डी के जब अंदर घुसोगे तो वहां स्पंज जैसी रचना, स्पंजी टिश्यू आपको मिलेगा। इस स्पंजी टिश्यू को कैसलस हड्डी या ट्रेबिकुलाई कहा जाता है। प्रतिच्छेदी पेटों और कंटकों से एक खुला छिद्रपूर्ण नेटवर्क होता है। इसे आयतन के अनुपात में उच्च सतह क्षेत्र प्रदान करता है। यह एक संवहनीय ऊतक है। देखिए, यह एक कंडक्टिव टिश्यू है जिसमें अक्सर लाल अस्थि मज्जा होता है और हेमाटोपोइसिस के लिए जिम्मेदार। अब ये भी आपके लिए हेमाटोपोइसिस क्या है, कई बार हमने इसको बताया है। जरा बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, हम नहीं बता रहे। हेमाटोपोइसिस क्या होता है बताओ। एक ये हड्डी, हड्डी को हमने ऐसे ऐसे करके चीर लिया। हड्डी को जब चीरा तो चीरने के बाद हमने आपसे वादा किया कि एक चीज आपको मिलेगी, पेरिस्टोमियम मिली, जो बाहरी है। ये बाहरी दीवार हो गई जो सफेद दिखती है। जब पेरिस्टोमियम के अंदर गए, अंदर घुसे, तो इसके अंदर की एरिया में स्पंजी टिश्यू होगा, मतलब छेददार टिश्यू होगा, ठोस नहीं होगा। जहां ठोस नहीं होता है तो ये गड्ढेदार रचना आपको लैकुना दिखाई देगा, और लैकुना के अंदर ये नालियां दिखाई देंगी। नालियों में ब्लड बहता है, देख लो लाल है, मतलब हड्डी में भी ब्लड की सप्लाई होती है, ये नोट कर लो। जो ब्लड की सप्लाई कर रही है वो धमनी होगी, जो नीले कलर की दिख रही है वो सिरा होगी, और जो ये पीली पीली दिख रही है ये तंत्रिका है। नर्व की भी सप्लाई होती है, मैसेज भी कन्वे होता है, तीनों चीजें। हड्डियों में सिर्फ सूखी हड्डी नहीं होती, लाइव होती हैं हड्डियां। जो हड्डियां बाहर पड़ी हुई दिखती हैं वो डेड होती हैं। हड्डियों के अंदर भी ब्लड की सप्लाई है, हड्डियों के अंदर भी नर्व की सप्लाई है, यानी हड्डियां भी लाइव। ये बोनी पार्ट में सारी की सारी सप्लाई होती है। बोनी पार्ट में ही जो स्पंजी बोन होती हैं, वहीं पर बोन मैरो का भी निर्माण होता है, वहीं से आरबीसी का निर्माण होता है। ये और ज्यादा गंभीर हो जाएगा आगे बताने का, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतने गंभीर सवाल नहीं आएंगे। आपको सिर्फ ये बताना है, हमारा हाथ देखना, एक गोलाकार रचना होगा, मान लेना ये गोलाकार रचना है जो अंदर खोखली है। अंदर खोखली ऐसी नहीं कि बिल्कुल खोखली है, अंदर खोखली है कि बाहर जो सफेद वाला हिस्सा है वो पेरिस्टोमियम है। पेरिस्टोमियम का जो गड्ढा है उसमें स्पंजी टिश्यू भरा हुआ है, स्पंज के आकार का भरा हुआ है। उसके अंदर कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। उसके ऑस्टियोसाइट्स के साथ साथ कल ही पढ़ा दिया है, ऑस्टियोसाइट बीच में है, कल बताया था ना। ऑस्टियोसाइट 8 के ग्रुप में इकट्ठी होती हैं लगातार विभाजन के बाद, और उनको जो घेरे हुए रचना होती है वो क्या होती है, लैकुना होती है। लैकुना और ऑस्टियोसाइट के बीच में ब्लड की सप्लाई होती है, शुद्ध ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड शिरा के द्वारा आता है। इसके अलावा तंत्रिकाएं होती हैं जो उसको सेंस प्रदान करती हैं। कैसे एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है, आस्टियन, ये देखो, देख रहे हो, एक हड्डी दूसरे हड्डी से कैसे जुड़ती है ये भी दिखाया है। ये सामान्य सा चित्र देखना इसका। बोन में अक्सर नेट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या है। अक्सर बच्चे भी हमसे पूछते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या है।
हड्डी का जो ऊपरी हिस्सा वही हड्डी है। ये जो बाहर परत है उसको क्या कहोगे? अभी इधर बताया आज पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के अंदर घुसे तो ये वाली दिखी, ये आर्टरी वेन सब दिखी। यहाँ जो आपको कैल्सिफाइड मटेरियल दिख रहा है हड्डी के बाहर, ये कोलेजन वाला हिस्सा हो गया, ये वाला। अब यदि इस एरिया को हम बाहर काट करके ले आए, इतना ले आए, तो इसमें हमको ये सारी कोशिकाएं दिख गई ऑस्टियोसाइट। ये जो कोशिका, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है लेकुना हो गया। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं आपको मिलती हैं, एक कहलाती है ऑस्टियोब्लास्ट और एक कहलाती है ऑस्टियोक्लास्ट। हमने लिखा ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका हड्डी में मिनरल्स भरने के काम, ऐसा लिख रहा, मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका हड्डियों में मिनरल्स के भरने के काम कर रही है, ऐसा लिखा हुआ है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या कह रही है? रिमूव द कैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स। जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम हटाने का काम कौन करती है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल। समझ गए? दो कोशिकाएं, एक कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट, एक कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका में एक नाभिक होता है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका में बहुत सारे नाभिक। ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं जो हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये इन दोनों कोशिकाओं के सिर्फ और सिर्फ पोषण का कार्य करती हैं। जो अभी बात हमने आपको समझाई उसको एक बार और समझो। यदि हड्डी की कोशिकाओं का आंतरिक अध्ययन करते हैं, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल सा है। यदि आंतरिक अध्ययन करते हैं और उसका टीएस काट लेते हैं तो हमको लैकुना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। एक कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और एक कोशिका को ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को पोषण प्रदान करने के लिए ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका जो है मिनरल लाती है हड्डियों में, और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका मिनरल हड्डी से हटाती है। अब तो समझे? आगे हमने अंग्रेजी में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में। अब इस पर आप नोट्स, चाहे यूपीएससी वाले पूछ ले, चाहे यूपीएससी वाले पूछ ले, या 12th वाले बच्चे अपना नोट्स बना लें कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल दैट फॉर्म न्यू। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है नई हड्डी का निर्माण। अब नई हड्डी का निर्माण कैसे करेगा? क्योंकि इसका काम ही है मिनरलाइजेशन करना, यानी मिनरल को इकट्ठा करना। मिनरल को इकट्ठा करना मतलब हड्डी का निर्माण करना। दे आल्सो कम फ्रॉम द बोन मैरो and are related to the structural cell। ये संरचना का निर्माण करती है। दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस। ध्यान रखना, इधर हमने कितने न्यूक्लियस बताया था? एक। जैसा उधर चित्र में दिखाया ऐसे ही लिखा। ऑस्टियोब्लास्ट वर्क इन टर्म टू बिल्ड बोन। हड्डी बनाना हो, नीट वाले ने पूछा, हड्डी बनाना हो तो कौन सी कोशिका का इस्तेमाल किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिया था, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, दोनों या दोनों नहीं। आपका जवाब होना चाहिए था ऑस्टियोब्लास्ट। दे प्रोड्यूस न्यू बोन कॉल्ड ऑस्टियॉइड। इन्हीं से नई हड्डी का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। जरा चित्र में आपको पीछे ले चलते, देखा, ये है नई हड्डी का, ऑस्टियन इसको बोलते हैं। नई हड्डी का निर्माण कहां हो रहा है?
उसी हड्डी से नई हड्डी का निर्माण देख लो, बीचों बीच से वो निकल करके हड्डी ऊपर, यही हड्डी अभी इतनी बड़ी थी, थोड़े समय बाद यही हड्डी मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा बड़ी। इस पर एक अलग से लेक्चर हो सकता है, पर उतने गंभीर लेक्चर में जाने की अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ। विच इज मेड अप ऑफ बोन, कोलेजन एंड अदर प्रोटीन, हड्डी जिससे बनती है वो लिख दिया। देन दे कंट्रोल कैल्शियम एंड मिनरल डिपॉजिशन। अब इस पर कितना कैल्शियम जमा होगा, कितना मिनरल जमा होगा, इसका कंट्रोल भी होना चाहिए। पता लगा पूरी दुनिया का कैल्शियम इसी पर आकर के जमा हो गया, तब भी नुकसान। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, when the term osteoblast has finished filling in the cavity, the cells become flat and look like pancakes. They lie on the surface of the bone. ये ऑस्टियार्ड तो बन गया, ऑस्टियार्ड मतलब नई बोन बन गई, which is made up of bone collagen and other protein. They can control calcium, mineral deposition. They are found on the surface of new. ये बन गई, उसी की हिंदी कर दिया है। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी का, ऑस्टियोब्लास्ट मेसेनकाइमल, इसको हिंदी को पढ़ लेना। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट एक किस्म की अस्थि कोशिकाएं होती हैं जिनका काम हड्डी और ऊतकों को विखंडित करना। अब एक बात समझो कि अब कैल्शियम और मिनरल का डिपोजिशन तो होता रहेगा, अब उसको कंट्रोल कौन करे कि कितना कैल्शियम कितना मिनरल वहां पर डिपॉजिट होगा, ये कंट्रोल चाहिए। या मान लीजिए आपके शरीर को कैल्शियम और मिनरल की जरूरत है, तो वहां से कैल्शियम और मिनरल निकालेगा कौन? ये भी। यह प्रक्रिया कशेरुकी प्राणियों में हड्डियों की सतत मरम्मत और रख रखाव तथा उनके पुनर्मॉडलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये कोशिकाएं रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं। सारी की सारी लाइन याद कर लेना। ऑस्टियोक्लास्ट, यदि आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब ऑस्टियोक्लास्ट सेल सही ढंग से काम नहीं कर रही है। आपके हड्डी में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित नहीं है, आपकी बोन कमजोर है, टूटी फूटी है, जल्दी हड्डी टूट रही है, यानी कैल्शियम कंट्रोल में नहीं है, तो ऑस्टियोक्लास्ट, मूल रूप से ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं का कार्य यह होता है कि यह ऐसे अम्ल स्रावित करे जिससे हड्डियों के जलीकृत प्रोटीन और खनिजों में आणविक स्तर पर तोड़ा जाता है। हड्डी के इस प्रकार के क्षय की प्रक्रिया को अस्थि पुनर्शोषण कहा जाता है। यह हड्डियों की मरम्मत का एक प्रमुख, ऐसा नहीं कि हड्डी एक बार बन गई तो वो स्थायी रहेगी, उसकी रिपेयरिंग चलती रहती है, उसमें सुधार का काम चलता रहता है। और ये सुधार का काम जिन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है वो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं। हमारे शरीर में या इस दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें दो तरह की हड्डियां, एक हड्डी कहलाती है स्पंजी और एक कहलाती है कंपाइल। स्पंजी हड्डियों को रद्दी कचड़ा हड्डी भी कहा। क्यों? क्योंकि स्पंजी हड्डी में जगह जगह छेद हो गए, थोड़ा भी दबा दोगे टूट जाएगी। जबकि सघन हड्डी यानी ठोस हड्डी को मजबूत, जैसे बांस मिलता है ना गांव में, एक बांस ऐसा होता है जो अंदर से खोखला होता है, एक बांस ऐसा होता है जो अंदर भी ठोस होता है। तो खोखले बांस का पैसा कम मिलता है, ठोस वाले बांस को का पैसा ज्यादा, उसका ज्यादा महत्व है खोखले की तुलना। वही चीज यहाँ भी है। स्पंजी हड्डियों को रद्दी हड्डियां भी कहा जाता है, सघन हड्डियों को कार्टिकल हड्डी भी कहा जाता है, मागी हड्डी भी कहा जाता है। ये प्रकृति में हल्का होगा, स्पंजी और मुलायम होगा, स्वभाव से भारी सख्त और सघन होगा। ये ट्रेबिकुलाई से बने होते, ट्रेबिकुलाई का मतलब गड्ढा, और ये जो बने होते हैं, ये शब्द याद रखना, ऑस्टियोइड्स यानी ऑस्टियोन के बने होते हैं। ऑस्टियोन समझ रहे हो? ऑस्टियोन का मतलब एक हड्डी के बाद जो बोन मैरो एक्टिव हुआ और नई हड्डी का निर्माण कर दिया, मतलब खोखला नहीं रह जाएगा, वहां भी नई हड्डी का निर्माण हो जाएगा, उसी को कहते हैं ऑस्टियन। बार बार शब्द ऑस्टियन समझा रहे हैं, नीट और पीएनएसटी वाले बच्चे ऑस्टियन शब्द को पढ़े रहिएगा।
ये अधिकांश हड्डियों की भीतरी परत को भर देते हैं। ये अधिकांश हड्डियों की बाहरी परत को भरते हैं। ये लंबी हड्डियों के सिरे पर एपिफाइसिस का निर्माण करते हैं। ये लंबी हड्डियों का शाफ्ट या डाइफिसिस बना, ये संरचना में आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि जो स्पंजी हड्डी होगी वो वजन में भी कम होगी। स्पंजी हड्डी जो है वो देखने में मोटी हो सकती है पर ताकत में हमेशा कमजोर होगी। आपने सुना होगा एक रोग फैलता है ऑस्टियोपोरोसिस, सुना है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में छेद का हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस उनको होता है जिनमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या उन हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है। अक्सर उनको होता है जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं। जब वो दूध पिला रही होती हैं तो कैल्शियम बच्चे में ट्रांसफर हो रहा होता है, तो हड्डियां उनकी कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को हड्डियां कमजोर होने में हड्डियों में छेद हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऐसे रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब हड्डी और पोरोसिस का मतलब पोर, हड्डियों में पोर, छेद। वही चीज स्पंजी बोन की होती है। हड्डी जब कमजोर हो गई तो उसको, लेकिन लेकिन ये जो छेद है ये जरूरी भी है। कुछ ऐसे जैसे कोई चील, कौवा, गिद्ध, पक्षी, यदि वो उड़ रहा है और हड्डी कम वजनदार हुई तो उसको फायदा होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि उसकी हड्डी हल्की है तो उसको उड़ने में सहायता मिलेगी। मान लो आप भी उड़ते होते और आपकी हड्डी में भी छेद होता तो आपको भी सहायता मिलती। तो स्पंजी बोन कहीं कहीं फायदा भी करती है, लेकिन सघन बोन जो जमीन पर रहते हैं उनके लिए फायदे की है। फायदा इसलिए कि उन हड्डियों में ताकत। एक चित्र दिखाते हैं स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन का अंतर भी लिखा। स्पंजी बोन इज आल्सो कॉल्ड कैंसिलस आर ट्रेबिकुलर बोन, मतलब छेद वाली। इट इज फाउंड इन लॉन्ग बोन and surrounded by compact। ये जो होती हैं स्पंजी बोन, ये लंबी वाली हड्डियों में पाई जाती है। अब इतनी वाली छोटी वाली में स्पंज की जरूरत नहीं। लंबी जैसे फीमर हम लोगों की सबसे लंबी है। यदि फीमर बोन में ऊपर से हड्डी दिखे और अंदर उसके गड्ढा हो तो फायदा है। कंपैक्ट बोन उसको कहते हैं जो कॉर्टिकल बोन कहलाता है। कार्टेक्स की जितनी बोन, ये नाम याद कर लेना, नीट और पीएनएसटी में ये जरूर पूछता है, कॉर्टिकल बोन और कैंसिलस या ट्रेबिकुलर। ट्रेबिकुलर नाम याद कर लो, ये दोनों नाम पूछेगा, बार बार कह रहे हैं ट्रेबिकुलर कार्टिकल, ट्रेबिकुलर कार्टिकल, कैंसिलस कार्टिकल, कैंसिलस कार्टिकल, ये याद कर लेना। स्पंजी बोन को बता ही दिया कि अंदर खोखला हो, स्पंज जैसा भरा हो, हड्डी हल्की। और इस तरह से स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन दो तरह की बोन होती हैं। तो ये सेशन बोन का आज यहीं तक। कनेक्टिव टिश्यू का ये भी पार्ट जो बोन वाला हिस्सा था, ये दोनों बोन का दोनों पार्ट कंपैक्ट और स्पंजी ये फिनिश कर दिया। अब कल से या अगले सेशन पर हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लेकर के आएंगे, जिसमें अब दो पार्ट बच रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको भी फिनिश कर देंगे। इस तरह से पूरा का पूरा ये कनेक्टिव टिश्यू वाला भी हिस्सा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर होती है हमारी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।